So today the date is 21st April 20. So 1 month complete since Janta curfew was imposed and we are sitting at home. How much time we have utilized and how much we have wasted, it all depends upon you. Just self introspect. That is very important. I was just giving an example. I guess I gave you people also earlier. The people, students in grade 11th and 12th purposely take dummy admissions, especially when medical and non-medical is concerned. So they take dummy admissions in the schools so that they can get sufficient time to manage themselves at home and do lots of work. Now just into yourself whether you are justifying your time or not. Reason being, now this is the career year, deciding year, the main phase of your life. Now if you will waste it like anything कि कोई बात नहीं, लॉकडाउन खुलेगा, क्लासेस चलेंगी, हम भी तभी सीरियस होंगे, then it will be really very late. +2 के चैलेंजेस हैं, सिलेबस कम नहीं हुआ, टॉपिक्स नए हैं, टाइम एंड अगेन रिवीजन्स मांगते हैं. जुलाई के बाद अगर हम सिलेबस दोबारा से शुरू करेंगे तो हम रिवीजन्स कब करेंगे? जुलाई तक हमारा 60% सिलेबस इज डन. तो अगर हम ये सोचेंगे हम अभी क्लासेस नहीं लगाते, हम बाद में देख लेंगे, बाद में बच्चे रिवीजन कर रहे होंगे जिन्होंने सीरियसली ले लिया इन क्लासेस को और आपको एक बार भी नहीं आता होगा. और कितना रिपीट हो जाएगा? बताओ कितना रिपीट हो जाएगा? समझ रहे हो बात? रिवीजन तब होती है जब बच्चे ने एक बार किया हो. अगर आपने पहली बार भी लेक्चर्स मिस कर दिए और सुने नहीं तो सारा सारा चैप्टर गड़बड़ है. अब खुद देखो, आपने एक दिन का लेक्चर बाय चांस किसी वजह से मिस कर दिया, देन व्हाट हैपेंस? Second day gets disturbed, third day again gets disturbed, the entire chapter is spoiled because first topic is not clear, admission sacrificing ratio नहीं निकालना आया तो गुडविल के एंट्रीज नहीं करनी आएंगी. और गुडविल की एंट्रीज नहीं क्लियर हुई तो रिवैल्यूएशन में वो ये बड़े वाले साथ में एंट्रीज कैसे पोस्ट करोगे? So the confusion goes on and on if you miss or if you are irregular for the lectures. And just attending the lectures is not more than sufficient. This time self-discipline is important. So complete your homework on time, ask for doubts, ठीक है, and test भी honestly और sincerely. तो थोड़ा थोड़ा चीज़ों को टाइम लगता है बिकॉज फोन्स पे इतना ज़्यादा वो नहीं होता, टेस्ट चेकिंग, देन द गैजेट्स आर बिजी फॉर वन वर्क और द अदर, तो इट माइट टेक 2-3 days फॉर टेस्ट चेकिंग एंड एवरीथिंग. बट वेन एवर आई गेट टाइम आई जस्ट सिट बैक, एक बार स्क्रॉल करके सारा देख लेती हूँ आप लोगों ने क्या किया. बट उसमें प्लीज़ एंड ऑनेस्ट रिक्वेस्ट अगेन, मेरे एफर्ट्स वेस्ट मत करो, मेरा टाइम मत वेस्ट करो. अगर सिंसियरली टेस्ट दिया है तो ही सबमिट कराओ. अगर चीटिंग करके टेस्ट दिया है तो आप मत दो, बेशक मत दो. आई एम not bothered. Is it clear? चलो जी. सो आज पहले हम रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी आ गई आपको, ठीक है. आज हम अब कुछ टेक्निकल केसेस करेंगे. आज लेक्चर नहीं, आई मीन सम्स नहीं करेंगे. आज पहले कुछ केसेस रिवाइज करेंगे. सो शैल वी स्टार्ट? राइट डाउन द फर्स्ट केस. ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड इन एडमिशन. आया था ना वर्ड वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड. इसका मैंने अब तब स्टार भी मार्क कराया था कि कैरीज अ स्पेशल ट्रीटमेंट, ठीक है. सो वी हैव 4 केसेस इन दिस. केस 1 पहले तो लिखने, WCF इज क्रिएटेड इन बिजनेस टू कॉम्पेंसेट द वर्कर्स in case of any accident or loss to worker in business. If claim arises, it will be taken फ्रॉम द फंड. तो इस फंड में से ले लेंगे. एंड बैलेंस फंड इज फ्री रिजर्व. टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स. बाकी पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा. एक सम भी कराया था ऐसे का, डिस्ट्रीब्यूटेड
अमंग्स पार्टनर्स। ठीक है, तो अब हम सारी वैरायटी ऑफ केसेस करेंगे, जब क्लेम था, जब क्लेम नहीं था, जब फंड नहीं था, एवरीथिंग। सो लिसन टू द केसेस वेरी केयरफुली और साथ में एंट्रीज भी सिखाऊंगी। केस 1, व्हेन इन द क्वेश्चन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड इज देयर, फंड तो है बट नो क्लेम अराइजेस, नो क्लेम अराइजेस, तो राइट डाउन देन distribute the fund as free reserve amongst the partners in old ratio। एग्जाम्पल से बेटर क्लियर होता है, तो सारा फंड फ्री रिजर्व है, पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे होगा ना फंड, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 10,000, बस इतना ही दिया है। ठीक है, सोल्यूशन, नो क्लेम, क्लेम था ही नहीं। सोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल में ए बी सी, सपोजिंगली ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स हैं और रेशियो, तो बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड डिवाइड हो जाएगा। ऑपोजिट की गेम होती है, सारे फंड इधर डिवाइड होते हैं 3:2 की रेशियो में। 10,000 का फंड है, 3:2 की रेशियो में डिवाइड हो जाएगा 6,000 एंड 4,000, 6,000 एंड 4,000। ठीक है, so fund is there but no claim is there, distribute the fund amongst the partners in old ratio। अगर एंट्री बनाए तो एंट्री क्या आएगी, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। फंड्स हैव अ क्रेडिट बैलेंस, बंद करने के लिए डेबिट, और 3:2 की रेशियो ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द एंट्री, राइट द एंट्रीज अलॉन्ग विथ, एंट्रीज आ भी सकती हैं। ठीक है, और जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी, न्यू बैलेंस शीट में WCF विल नॉट अपीयर। रिजर्व्स न्यू बैलेंस शीट में नहीं आते क्योंकि वो बट गए, नॉट अपीयर, नॉट अपीयर। ठीक है, इज इट क्लियर? So my very first case for WCF is when workman compensation fund is there 10,000 but कोई claim नहीं है, so fund is treated exactly like general reserve, that is WCF will be distributed amongst the partners in their old ratio। What is the entry? WCF debited to A's capital to B's capital old ratio, and in new balance sheet WCF will not appear। Case 2, when in the question WCF is there and claim also arises, old balance sheet, WCF 10,000, नीचे एडजस्टमेंट्स में क्या दिया हुआ है, क्लेम फॉर WCF 6,000। 10,000 का फंड था मेरे पास जिसमें से वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, 6,000 उसको देना है। कितना स्पेयर फंड बन गया, फ्री रिजर्व 4,000। ये पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे। सोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल ABC बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड, 4,000 को 3:2 की रेशियो में डिवाइड कर दो, so that would be 2,400 and 1,600। ठीक है, ओके। अब 4,000 का तो फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, न्यू बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, जो क्लेम देना है। क्लेम कितना है फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 6,000। अगर मैं एंट्री बनाऊं तो एंट्री क्या आएगी, WCF डेबिटेड 10,000, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम सेम होता है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व सेम होता है, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन
2400 इसको दिया, 1600 इसको दिया, 6000 का क्लेम हो गया। क्लेम बैलेंस शीट में आ गया। ये दो चीज़ें पार्टनर्स में डिवाइड हो गई बाय साइड पे। आई रिपीट, कैसे हुआ? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 10,000 है और क्लेम है 6,000। 10,000 में से 6,000 का तो क्लेम है, फ्री रिजर्व कितना बचा? 4,000। पार्टनर्स में 4,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। और जितना फंड है उसमें से 4,000 तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 6,000 का क्लेम है, ये क्लेम बैलेंस शीट में शो कर दो। व्हाट विल बी द एंट्री? WCF डेबिटेड टू क्लेम टू A टू B, या टू WCF डेबिटेड टू A टू B टू क्लेम, ठीक है। दिस वॉज केस 2। केस 3, व्हेन, दो बार समझोगे सारे के सारे केसेस, ठीक है। व्हेन वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड इज देयर एंड claim is more than fund amount, claim ज़्यादा हो गया। How? Old balance sheet, WCF 10,000, adjustment, claim for WCF 14,000, 12,000 ले लेते हैं। क्लेम कितना हो गया? 12,000। अब ध्यान से सुनो, फंड बनाया था कि फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाएगा तो फंड में से ले लेंगे। एक्सीडेंट हुआ, फंड में से कितना लिया? 12,000, और फंड में से कितना लिया? 10,000। बाकी 2,000 कहाँ से लेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मीन्स इफ आई पुट द एंट्री, एंट्री क्या आएगी? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड सारा ही यूज हो गया, बाकी कहाँ से ले लें? रीवैल्यूएशन से ले लें। 2,000 सारे का सारा क्लेम मीट करने में यूज हो जाएगा, वो क्लेम हमारी क्या बन गई? लायबिलिटी। नथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, बचा ही नहीं कोई रिजर्व। नथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स्ट पार्टनर्स, पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। सो एक आ जाएगा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में, टू क्लेम फॉर WCF 12,000, और एक न्यू बैलेंस शीट में, सॉरी, क्लेम फॉर WCF 2,000 आएगा ना, यहाँ 2,000 हुआ, और न्यू बैलेंस शीट में क्लेम कितना आ जाएगा? 12,000। नथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर्स, पार्टनर्स में कुछ भी डिवाइड नहीं होगा। आई रिपीट, when fund is there and claim is more than the fund amount, fund था 10,000 का, क्लेम 12,000 का, तो फंड भी सारा एग्जॉस्ट हो गया, रिवैल्यूएशन से 2,000 ले लिया, टोटल क्लेम कितना राइज हुआ? 12,000। ये क्लेम हमारी क्या बन गई? लायबिलिटी। केस 4, when claim for WCF is there but no fund is there, क्लेम तो है पर फंड नहीं है। ओल्ड बैलेंस शीट, नो फंड, और नीचे कह रहे हैं देयर इज अ क्लेम फॉर WCF, देयर इज अ क्लेम फॉर वर्कर कॉम्पेंसेशन 6,000, कहाँ से ले लें? रीवैल्यूएशन से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्लेम फॉर वर्कर कॉम्पेंसेशन, ये कहाँ आ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में टू क्लेम 6,000, और क्लेम कहाँ आ जाएगा? बैलेंस शीट में, ठीक है। और क्लेम कहाँ आ जाएगा? बैलेंस शीट में, क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन 6,000, ठीक है जी। सो दिस केस इज व्हेन देयर इज क्लेम बट देयर इज नो फंड, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की तरह रिवैल्यूएशन में और बैलेंस शीट में। आई रिपीट ऑल द 4 केसेस। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट केस,
Learn it with me. First case. When in the question workman compensation fund is there but no claim arises, then WCF is my free reserve. पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में, ए और बी में. एंट्री क्या होगी, फंड खत्म, WCF डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, विच रेशो, ओल्ड रेशो. एंड न्यू बैलेंस शीट में फंड नहीं आएगा. केस 2. When in the question WCF is there and claim also arises. 10,000 का फंड था और क्लेम 6,000 का हो गया. ठीक है, तो बाय WCF 10,000 में से 6,000 तो क्लेम के चले गए, कितना फंड बटेगा, 4,000. ठीक है, और न्यू बैलेंस शीट में क्लेम कितना अराइज होगा, क्लेम फॉर WCF 6,000. ठीक है, विच रेशो, ओल्ड रेशो. ठीक है, चलो सॉरी, क्लेम कितना, लायबिलिटी 6,000 और 4,000 का फंड ओल्ड रेशो में डिवाइड हो गया. एंट्री क्या बनी, WCF डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू क्लेम. ठीक है, 2400 ए में गया, 1600 बी में गया और क्लेम कितने का, 6,000. केस 3. व्हेन WCF इज देयर एंड क्लेम इज मोर देन द फंड अमाउंट. ठीक है, फंड तो बनाया हुआ था बट एक्सीडेंट में पैसे ज़्यादा लग गए, तो रीवैल्यूएशन सारे का सारा यूज़ कर लो. रीवैल्यूएशन विल बी फुली यूज्ड. 12,000 रुपये देने हैं वर्कर को, बाकी कहाँ से ले लें, रीवैल्यूएशन से भी 2,000 ले लें, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. सारा क्लेम हमारी क्या बन जाएगी, लायबिलिटी. पार्टनर में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, नथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स. ठीक है. 4th, when claim for workman compensation is there but no fund is there. क्लेम तो अराइज हो गया बट कोई फंड ही नहीं था, तो क्लेम कहाँ से ले लेंगे, रीवैल्यूएशन. तो एंट्री वुड बी रीवैल्यूएशन डेबिटेड टू क्लेम फॉर वर्कर्स कॉम्पेंसेशन. कितना, 6,000. एक ये रीवैल्यूएशन में आएगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और एक ये बैलेंस शीट में चला जाएगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. पार्टनर्स में कुछ भी डिवाइड नहीं होगा. यू विल गो थ्रू दिस केसेस ट्वाइस एंड देन सॉल्व देम अगेन. Similar is the treatment of another term known as investment fluctuation fund. So write down. Treatment of investment fluctuation fund in case of admission. Investment fluctuation fund in case of admission. Write down. Investment fluctuation fund, short form लिख लो IFF, is made to compensate for any loss incurred on change in market value of investments. अगर market value of investments बदलती है, ठीक है ना, तो हमें कोई नुकसान होता है, उस नुकसान को रिकॉर्ड करने के लिए हम जो फंड बनाते हैं उसको नाम देते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. क्या नाम देते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. ठीक है, चलो. Case 1. When in the question IFF is given but market value of investment does not fluctuate, चेंज नहीं होती. कैसे, ओल्ड बैलेंस शीट दी हुई है, IFF दिया हुआ है 10,000, इन्वेस्टमेंट्स एसेट, सारे रिजर्व्स इधर आते हैं, फंड्स, रिजर्व्स, लायबिलिटी साइड. इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख, मार्केट वैल्यू भी 1 लाख. इट्स ओके, मार्केट वैल्यू चेंज नहीं हुई. अगर मार्केट वैल्यू कम हुई होती तो मुझे क्या हो जाता, लॉस. और उस लॉस के लिए हम बनाते हैं इन्वेस्टमेंट, उस लॉस को हम कहाँ से कवर करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. ठीक है, चलो. इन सच अ केस
In above case, since investment value is same and no loss is there, कोई loss ही नहीं है, then entire IFF is our free reserve. ये free reserve हो गया to be distributed amongst partners. तो ये free reserves किस में डिवाइड हो जाएगा? पार्टनर्स में. किस में डिवाइड हो जाएगा? पार्टनर्स. ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल वही लेते हैं. सपोजिंगली ए बी ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो क्या है? 3:2. बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000 को 3:2 की रेशो में डिवाइड कर दो. कितना फंड था? 10,000 था. 3:2 की रेशो में डिवाइड कर दो. 6,000 एंड 4,000. ठीक है, और बैलेंस शीट में IFF विल डिसअपियर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और इन्वेस्टमेंट 1 लाख पे आएगी. ठीक है, अगर मैं एंट्री बनाऊँ तो एंट्री क्या आ जाएगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिटेड हाउ मच? 10,000. इट्स अ फ्री रिजर्व नाउ. 2A's capital, 2B's capital. 6,000 and 4,000. Investment fluctuation reserve debited to A's capital, to B's capital. Case 2. When in the question, investment fluctuation fund is there and market value of investment fluctuates. अब वैल्यू चेंज हो गई. हाउ? देखिए, राइट डाउन. व्हेन इन द क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज देयर एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट्स. ठीक है, चलो जी. IFF 10,000, इन्वेस्टमेंट 1 लाख, मार्केट वैल्यू 96,000. नुकसान हो गया. एंट्री फॉर्म में डालें. फंड था ऐसे लॉसेस मीट करने के लिए. सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिटेड हाउ मच? 10,000. 2 इन्वेस्टमेंट्स, बाकी ए और बी में डिवाइड कर दो. कितना नुकसान हुआ? 1 लाख के इन्वेस्टमेंट्स 96,000 पे रह गए. 4,000 का लॉस. कहाँ से ले लें? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से. अब कितना बचा? 6,000. 6,000 ए और बी में डिवाइड कर दो 3:2 की रेशो में. 3,600 एंड 2,400. सो आई यूटिलाइज द फंड. जितना लॉस हुआ वो लॉस इस फंड से ले लिया. बाकी फंड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ABC बाय IFF 3,600 एंड 2,400 है ना. और न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स कितने पे आ जाएंगी? 96,000. 4,000 का लॉस हो गया. इन्वेस्टमेंट्स कितने पे आ जाएंगी? 96,000. आई रिपीट, व्हेन इन द क्वेश्चन IFF इज देयर एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट्स. 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 96,000 पे रह गई. 4,000 का लॉस इस इन्वेस्टमेंट में से ले लो. बाकी जो एक्स्ट्रा फंड है वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दो. एंट्री को कैसे यूज़ किया? बाय IFF 6,000 की डिस्ट्रीब्यूशन. सॉल्व द सेम केसेस अगेन. प्लीज सॉल्व द सेम केसेस अगेन. And in the new balance sheet, you will show investment at its changed value. Case 3. When in the question, IFF is not there, but market value changes. Old balance sheet. No IFF,
इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख, मार्केट वैल्यू रह गई 96,000, तो रीवैल्यू करेंगे है ना। अब क्या करें, अब क्या करें, टेक द लॉस टू रीवैल्यूएशन। टू इन्वेस्टमेंट्स कितने से कम हुई, 4,000। टू इन्वेस्टमेंट्स कितने से कम हुई, 4,000, ठीक है। और बाकी पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, और बाकी क्या बना देंगे, पार्टनर में कुछ भी नहीं बचा डिवाइड करने के लिए है ना। न्यू बैलेंस शीट सीधा आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट्स कितने पे आ जाएंगी, 96,000, कितने पे आ जाएंगी, 96,000। सो देर आर 4 केसेस फॉर WCF एंड 3 केसेस फॉर इन्वेस्टमेंट, 4 केसेस फॉर इन्वेस्टमेंट। एक और कर लेते हैं जब लॉस ज़्यादा हो जाए। केस 4, व्हेन loss on investments exceeds the IFF, then take the balance loss from revaluation account। बाकी लॉस कहाँ से ले लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ओल्ड बैलेंस शीट, एसेट्स रुपीज, इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख, मार्केट वैल्यू 88,000 और IFF है 10,000। अब क्या करें, लॉस ज़्यादा हो गया, IFF डेबिटेड 10,000 यूज़ हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स का टोटल लॉस कितना है, 12,000। बाकी लॉस कहाँ से ले लें, रीवैल्यूएशन है ना। नथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट पार्टनर्स, पार्टनर में कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, बचा ही नहीं कुछ, IFF सारा यूज हो गया। नथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट पार्टनर्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स 88,000 पे आ जाएंगे बैलेंस शीट में है ना, एंड दिस वुड बी द एंट्री। रीवैल्यूएशन में कितना चला जाएगा, रीवैल्यूएशन डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, रीवैल्यूएशन में टू इन्वेस्टमेंट्स 2,000 है ना, और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स कितने पे आ जाएंगे, 88,000, ठीक है। कोई फंड बचा ही नहीं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इज इट क्लियर, आई रिपीट ऑल द 4 केसेस ऑफ, I repeat all the 4 cases of IFF। हाँ जी, when in question IFF is given but market value does not change, तो IFF is free reserve, so it will be distributed amongst the partners by IFF just like general reserve, क्योंकि कोई लॉस ही नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट्स के लॉसेस के लिए बनाया था। केस 2, IFF इज देयर और मार्केट वैल्यू चेंज हो गई और हमें क्या हो गया, 4,000 का नुकसान। IFF यूज़ कर लो डेबिटेड, 4,000 का लॉस ले लिया, 6,000 का IFF पार्टनर्स में डिवाइड कर दो, ओल्ड रेशियो, ठीक है। आगे केस 3, व्हेन इन क्वेश्चन IFF इज नॉट देयर बट मार्केट वैल्यू चेंज हो गई, तो IFF है ही नहीं, जो चेंजेस इन मार्केट वैल्यू है, लॉस है या प्रॉफिट है, रीवैल्यूएशन में ले लो, ठीक है। 4th, व्हेन लॉस इज मोर देन IFF देन एंटायर IFF विल बी यूज्ड, IFF डेबिटेड, बाकी लॉस रीवैल्यूएशन से ले लो, रीवैल्यूएशन डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो 2,000 का लॉस रीवैल्यूएशन से लिया, IFF यूज़ हो गया, इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वैल्यू पे आ गई 88,000। नो IFF विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स, कोई IFF बचा ही नहीं, नो IFF वॉज लेफ्ट, देयरफॉर नथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर्स। इज इट क्लियर, नोटेड डाउन, खत्म करो यहाँ तक। एक बार सारा ख़त्म करो यहाँ पर।
चलो जी आगे। आज हम करेंगे कुछ चीज़ें उसकी क्या उसका नाम है, रीवैल्यूएशन के कुछ डिफ़िकल्ट पॉइंट्स। ठीक है, चलो। एक ओल्ड बैलेंस शीट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन मैंने भेज दिया हुआ है आपको। ठीक है, और एक मिनट बस, लेक्चर अपलोड कर लें। एक्सक्यूज मी। जब लेक्चर रिकॉर्डिंग चल रही होती है ना, तो हम बीच में ऐसे ही बैठना पड़ता है। यू हैव टू टॉलरेट एवरीथिंग। आई गेस मैंने सबको भेज दिया। एक मिनट रुक जाओ, कुछ। चलो जी आगे करें। हाँ जी शौर्य, साइट ओपन हो रही है, उस साइट पे लिंक लेक्चर चेक करोगे 6 बजे। कर लो तो बेटर है, नया टॉपिक है, शुरू से अच्छी तरह समझ आ जाएगा। चलो देख लो जैसे ठीक है। नो इश्यूज। हाँ जी, तो फॉर्मेट बनाइए आप। रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट तीनों ही बना लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन निकाल लो आप जो पीडीएफ में भेजा है। क्वेश्चन फ्रॉम पीडीएफ। बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं, सो विल स्टार्ट। कुछ आज कर लेंगे, कुछ कल कर लेंगे। बड़ा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लो, और बड़ा, जितना बड़ा बना सकते हो। आपको एक पार्शियल बैलेंस शीट दी हुई है, उसके साथ रिलेटेड ही पॉइंट्स हैं। ठीक है, मैं ना साथ साथ बैलेंस शीट न्यू वाली बनवा देती हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये पॉइंट्स कहाँ कहाँ जाने हैं। बीच में थोड़ी सी मिड स्पेस छोड़ देते हैं, अगर पार्टनर्स कैपिटल में कोई आइटम हुई तो डाल देंगे। न्यू बैलेंस शीट। ठीक है, एसेट्स रुपीज, लायबिलिटीज रुपीज। बनाओ जी जल्दी से। हाँ जी, वेट फॉर 2 minutes। क्वेश्चन शुरू करो जो है। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट है, फर्नीचर अंदर दिया हो 40,000, करते जाओ। फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय 10%। फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय 10%।
फर्नीचर इज रिड्यूस्ड बाय 10%। चलो जी देखिए, टू फर्नीचर लिख दो जी, 10% से कम कर दो 4000। टू फर्नीचर 10% से कम कर दो 4000। नेक्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो क्या करें, ये ना पॉइंट नंबर ए बी सी डाल देती हूँ जैसे जैसे क्वेश्चन है। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो बिल्डिंग कितनी है 5 लाख का 20% 1 लाख, ठीक है जी। बी पॉइंट। सी पॉइंट, फर्नीचर ब्रॉट अप टू 50,000। मतलब एक ही रैंडम क्वेश्चन है जिसमें एक्स वाई जेड पॉइंट्स हैं। फर्नीचर ब्रॉट 50,000, तो क्या करें, बाय फर्नीचर कितना जी, अप टू 50,000, तो 10,000 से बढ़ गया 10,000, ठीक है जी। नेक्स्ट, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड टू 5,50,000, क्या करें, पर ना लेक्चर अपलोड हो रहा है, 5 मिनट्स रुको, 5-10 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड टू 5,50,000, डी पार्ट, तो क्या लिखें, कितने से बड़ी बिल्डिंग, बाय बिल्डिंग 50,000, ठीक है। नेक्स्ट, फर्नीचर इज रीवैल्यूड एट 30,000, क्या करें, 30,000 पे आ गया, पहले कितने में था 40। टू फर्नीचर पॉइंट वाइज ट्रीटमेंट बता रही हूँ, रीवैल्यूड एट 30,000 पे आ गया, यानी फर्नीचर कितने से कम हो गया 10,000। एफ पार्ट, फर्नीचर रिड्यूस्ड टू 60%। फर्नीचर कितने पे था 40,000 का 60% पे आ गया, कितने से कम हुआ 40% से, रिड्यूस्ड टू 60%, यानी 60% पे आ गया, तो कितने से कम हुआ 40%। 60% नहीं लेना, 60% पे तो आ गया, तो कितने से कम हुआ, हाँ जी 16,000 से, ठीक है। नेक्स्ट इज, लिखते जाओ साथ साथ, बहुत ध्यान से इतने पॉइंट्स देखो। स्टॉक इज ओवरवैल्यूड बाय 4,000। ओवरवैल्यूड को ठीक करना हो तो टू स्टॉक, ओवरवैल्यूड को ठीक करना हो तो टू स्टॉक, ओवरवैल्यूड को ठीक करना हो तो टू स्टॉक। नेक्स्ट, स्टॉक इज अंडरवैल्यूड बाय, अंडरवैल्यूड को ठीक करना हो तो बाय स्टॉक 5,000। अच्छा याद है मैंने बताया था अगर ओवरवैल्यूड या अंडरवैल्यूड परसेंटेज पे दिया हो तो क्या करेंगे, ओवरवैल्यूड या अंडरवैल्यूड परसेंटेज पे दिया हो फिर क्या करेंगे, एक्स लिखे, करके दिखाओ जरा। इफ ओवरवैल्यूड एंड अंडरवैल्यूड इज गिवन इन परसेंटेज, सॉल्व इट थ्रू एक्स। कैसे सिखाया था, लेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक बी एक्स, नीचे करते हैं थोड़ा सा, लेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक बी एक्स, एक्स वाली चीज, हाँ जी भैया सर्वर नहीं चल रहा, कितना टाइम लगेगा,
चलो। हम्म। 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 हाँ जी, लेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक भी एक्स। एक्स वाली चीज 20% कम पे शो हुई है, अंडर वैल्यूड है, तो एक्स को बढ़ा दो। 80,000 इंटू 100 अपॉन 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, सो 1 लाख। ठीक है, तो अब क्या था, स्टॉक अंडर वैल्यूड है, बढ़ा दो। आई रिपीट, अंडर वैल्यूड वाला पॉइंट, लेट ओरिजिनल वैल्यू बी एक्स। एक्स वाली चीज, एक्स वाली चीज कितने परसेंट कम पे शो हुई है, 20% कम, सो दैट वुड बी अंडर वैल्यूड हुई है ना, तो उसको ठीक कर दो। तो लेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक भी एक्स। एक्स माइनस 20x अपॉन 100 इज इक्वल टू 80,000, तो x की वैल्यू कितनी आई, 80,000 इंटू 100 अपॉन 80। ठीक है, तो दैट वुड बी x की वैल्यू आई 1 लाख। तो अब 80,000 से 1 लाख पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, स्टॉक को बढ़ा देंगे, बाय स्टॉक। ठीक है, बाय स्टॉक कितने से बढ़ा देंगे, 20,000। आई पॉइंट बहुत ध्यान से देखो, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। ठीक है, तो क्या करेंगे, बाय स्टॉक। और जब भी ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड परसेंटेज में दिया हो, इट इज टू बी सॉल्व थ्रू एक्स। लेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक भी एक्स। एक्स वाली चीज कम पे शो हुई है, अब बढ़ा दो, सो दैट वुड बी x माइनस 20x अपॉन 100 इज इक्वल टू 80,000। x की वैल्यू आ गई 1 लाख। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट इज। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, 5% provision to be created on creditors for discount। याद करो, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर्स की प्रोविजन इधर होती है, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है, क्रेडिटर्स की प्रोविजन इधर है, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 5%। 1 लाख का 5% कितना हो गया, 5,000। बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 1 लाख का 5% 5,000। ठीक है जी। नेक्स्ट, a creditor of 2,000 is not likely to claim his money and is to be written off। क्रेडिटर कहते हैं मुझे पैसे नहीं चाहिए, फायदा हो गया मुझे। क्रेडिटर को अगर मैं पैसे नहीं दूंगी, आई विल बी एट प्रॉफिट। तो बाय क्रेडिटर हाउ मच, हाउ मच, 2,000। ठीक है जी। एल पॉइंट्स, एल पॉइंट, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस एंड कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, तो क्या लिखें, टू पेटेंट्स, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस एंड कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। देखो पिछले पेटेंट्स कितने थे, 7,500, वैल्यूलेस हो गए, मेरा कंप्लीट लॉस। रीवैल्यूएशन में किस साइड आ जाएंगे, टू साइड। रीवैल्यूएशन में किस साइड आ जाएंगे, टू साइड। एम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मेरी लायबिलिटी होती, कहते बढ़ा दो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड इधर बढ़ाएंगे, टू ईपीएफ लायबिलिटी बढ़े तो इधर। एन, स्टॉक इंक्लूड्स 1,000 फॉर डेड आइटम्स, तो स्टॉक डेड हो गया, यहां शो कर दो 1,000। ठीक है, और आपको पता है ये चीज बैलेंस शीट में माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी, स्टॉक भी माइनस हो जाएगा, पेटेंट जीरो हो जाएंगे, ईपीएफ बढ़ जाएगा बैलेंस शीट में, स्टॉक फिर से माइनस पे हो जाएगा, बिल्डिंग बढ़ जाएगी, एसेट्स बढ़े तो ऐड करते जाओ इतनी वैल्यू, एसेट्स कम हो तो माइनस। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में से क्या हो जाएंगे, माइनस, और क्रेडिटर नॉट लाइकली टू क्लेम, क्रेडिटर में से क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, बैलेंस शीट में। ओके, ओ पॉइंट,
स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 60%। अब फिर ओवर वैल्यूड परसेंटेज में आ गया। देखिए देखिए कैसे करना है। लेट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्टॉक बी एक्स। एक्स वाली चीज 60% से ओवर वैल्यूड है। एक्स प्लस 60x अपॉन 100 इज इक्वल टू x प्लस 60x अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना है स्टॉक बैलेंस शीट में? 80,000। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 60%। सॉल्व इट फॉर x। 160x upon 100 is equal to 80,000. Therefore, x is equal to 80,000 into 100 upon 160. जब भी ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड परसेंटेज में दिया हो, जब भी ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड परसेंटेज में दिया हो, सॉल्व इट थ्रू x। तो ये वैल्यू कितनी आई? 50,000। यानी 80,000 वाला स्टॉक मुझे 50,000 पे लेके आना है। 30,000 से कम करोगे आप। ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू है ना, एक्स इज ओरिजिनल वैल्यू। तो इसको कहाँ लिख देंगे? इधर लिखेंगे। टू स्टॉक 30,000। इसका सोल्यूशन एक बार मैं साथ ही भेजूंगी। टू स्टॉक 30,000। आपने सेम पॉइंट दोबारा से करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सन्ड्री क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ 5,000। 5,000 के क्रेडिटर्स रिकॉर्ड नहीं करने। क्यू पॉइंट ओ पी पॉइंट। क्रेडिटर्स 5,000 के रिकॉर्ड नहीं, अब अनरिकॉर्डेड थे तो इधर आ जाएगा पी। क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करो। टू क्रेडिटर्स, 5,000 के क्रेडिटर्स रिकॉर्ड नहीं हुए, अब कर दो टू क्रेडिटर्स। ठीक है, ऐसे भी पॉइंट लिख सकते। क्रेडिटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वाज टेकन इनटू अकाउंट, यानी क्रेडिटर को रिकॉर्ड करना है, क्रेडिटर को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, नेक्स्ट। Q point. Creditors are valued at 1,10,000. One bill has been omitted from the books. पीछे क्रेडिटर देखो 1 लाख थे, क्रेडिटर कहते हैं अब 1,10,000 हो गए। क्यों बढ़ गए? एक बिल हमने रिकॉर्ड नहीं किया। कर दो टू क्रेडिटर, 1 बिल वॉज अनरिकॉर्डेड। ठीक है, आर पॉइंट। 10% डिप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन मशीनरी। कर दो टू मशीनरी। 10% कितना हो गया? 8,000। नेक्स्ट, एस पॉइंट। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड एट 125%। तो एस पॉइंट इधर आ जाएगा बाय प्लांट एंड मशीनरी। 125% पे ले आओ। 80,000 का 125% कितने से बढ़ाना है? 20,000। 80,000 का 125% कितने से बढ़ाना है? 20,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बी ब्रॉट टू 9,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कम करने हैं। टी पार्ट क्या लिख दें? बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000 से कम करने। बस आप सिर्फ ए टू टी पार्ट 2 बार समझ के दोबारा से करेंगे। ए टू टी पार्ट इसको बहुत अच्छी तरह समझेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, और फिर यू ऑनवर्ड्स में कल कराऊंगी, यू से जेड तक। ये थोड़े और औखे औखे हैं ये वाले पॉइंट्स, और ऐसे के कुछ और रिवैल्यूएशंस कल प्रैक्टिस करेंगे जिसमें न्यू पॉइंट्स आएंगे। बट दिस इज टू बी थॉरोली डन। आई बी सॉल्विंग एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस फॉर रिवैल्यूएशंस लाइक दिस। कल का टॉपिक भी रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स में ही होगा, बिकॉज दीज आर टू बी थॉरोली डिस्कस्ड। आई बी सेंडिंग यू द PDF ऑफ दिस डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ रिवैल्यूएशन, क्योंकि एक बार ये रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स करने आ गए ना, आपका 8 में से 3 to 4 मार्क्स आर सिक्योर। क्योंकि रिवैल्यूएशन गलत हुआ तो आगे भी सम गलत है, रिवैल्यूएशन ठीक है तो हम सॉर्टेड हैं। ठीक है जी, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।